समाज के सभी प्रबुद्ध साथियों को सादर नमस्कार। मुकेश भाई का विशेष आभार कि उनके माध्यम से, फेसबुक लाइव के माध्यम से आप सभी से रूबरू होने का अवसर मिला। एक ऐसे दौर में जब पूरी दुनिया स्वास्थ्य के लिहाज से बेहद विपरीत परिस्थितियों से गुजर रही है, हम सब लोग मजबूर हैं अपने अपने घरों में कैद होने के लिए। लेकिन इन विपरीत परिस्थितियों को हमारे सोशल मीडिया पे जागरूक कुछ बंधुओं ने एक अवसर के रूप में कि हम अपने समाज बंधुओं से इतने दूर बैठकर भी मुखातिब हो सकें, हमें उपलब्ध कराया है। तो एक बार इस सोशल मीडिया टीम के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए और आप सभी समाज बंधुओं को सादर नमस्कार करते हुए मैं अपनी बात की शुरुआत करूं। बहुत ज़्यादा विद्वता भरी बात मुझे नहीं करनी। पिछले काफ़ी समय से लगातार जब बहुत से लोगों से बातचीत होती है और हर कोई चिंतित नज़र आता है कि समाज का उत्थान कैसे हो सकता है, समाज का सुधार कैसे हो सकता है। अपने अध्ययन और अपने अनुभव और अपनी समकालीन परिस्थितियों का बहुत ही डीपली वॉचिंग करने के बाद मैं जिस निष्कर्ष पे पहुंचा, तो मुझे मोटी मोटी सी 4 चीज़ें नज़र आई जिन पे काम करके कोई भी समाज अपने आप को उन्नति के शिखर पे ले जा सकता है। तो मैं बहुत ही शॉर्ट में यदि कहूँ तो वो मेरा EAPM फॉर्मूला है और उस EAPM फॉर्मूले पर ही आज मैं बात करने वाला हूँ। और मेरी राय में नहीं बल्कि आप बहुत गहनता से सोचेंगे तो आप सबको लगेगा कि इन चारों चीज़ों पे काम करने के बाद कोई स्पेस नहीं बचता कि आपका समाज पीछे रह जाए। कौन सी 4 चीज़ें हैं, मैं अपनी बात को एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे प्राइमरी जो चीज़ है वो है एजुकेशन, क्योंकि जब तक आप अपने समाज को ठीक ढंग से शिक्षित नहीं कर लेते, उन्नति की सारी संभावनाएं अवरुद्ध है हमारे समाज के लिए। हम लोग महामना ज्योतिबा फुले को पढ़ते हैं, वो लिखते हैं कि विद्या बिन मति गई, मति बिन नीति गई, नीति बिन धन गया, धन के बिना शूद्र हताश हुआ, और इतना बड़ा अनर्थ सिर्फ और सिर्फ अविद्या के कारण हुआ। तो एजुकेशन की महत्ता इससे बेहतर डिफाइन हो नहीं सकती। इसी बात को नेल्सन मंडेला कहते हैं कि एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन टू चेंज द वर्ल्ड। ठीक यही बात मलाला यूसुफजई कहती है जब वो लिखती है कि 1 टीचर, 1 स्टूडेंट, 1 बुक एंड 1 पेन कैन चेंज द वर्ल्ड। बाबा साहब को भी हम पढ़ते सुनते हैं, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे महापुरुष, ये दुनिया के टॉप क्लास के इंटेलेक्चुअल्स इस बात को प्रतिपादित करते हैं कि एजुकेशन इज़ द प्राइमरी थिंग। उसके बिना आप समाज सुधार की, समाज के उत्थान की सोच ही नहीं सकते। तो प्राइमरी जो चीज़ है वो तो ये है कि हम एजुकेशन पे काम करें, और एजुकेशन भी वो जो समाज में अपना पेट भरने वाले, खुद के हित की सोचने वाले लोग पैदा नहीं करें, बल्कि ऐसे जिम्मेदार, प्रतिबद्ध और प्रज्ञावान लोगों को पैदा करें जो खुद के साथ साथ समाज की भी व्यापक दृष्टि से सोचते हो, उसके हित की बात सोचते हो। तो पहली चीज़ तो ये है कि हम एजुकेशन पे काम करें। गवर्नमेंट स्कूल्स, कॉलेज हैं, बहुत से कोचिंग संस्थान हैं, बहुत से हॉस्टल्स हो सकते हैं, कंपटीशन की तैयारी की सुविधाएं हो सकती है। वो सारी चीज़ें जिनके माध्यम से अब एजुकेशन का मतलब सिर्फ अक्षर ज्ञान से नहीं रहा। मुझे याद है कि जब मैं 11वीं क्लास में था तो गांव के आंगनवाड़ी केंद्रों और राजीव गांधी सेवा केंद्रों के माध्यम से हम अनपढ़ लोगों को पढ़ाने का काम कर रहे थे। तो शिक्षित करना तो वो भी था, लेकिन अब उस तरह की एजुकेशन जो है वो व्यक्तिगत रूप से तो किसी के लिए किताब पढ़ने के लिए, न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए उपयोगी हो सकती है, लेकिन उससे समाज को दिशा नहीं मिलनी है। तो मैं जिस एजुकेशन की बात कर रहा हूँ वो इस संदर्भ में है कि आप पहले एक बेहतर और जिम्मेदार नागरिक बनकर, विद्यार्थी बनकर
वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ अपने आप को किसी सफल मुकाम तक पहुंचाएं, और उसके बाद उस पद पे पहुंचने के बाद यदि आप में जिम्मेदारी का भाव है कि मुझे समाज के लिए कुछ करना है, तब आपकी एजुकेशन की सार्थकता है। तो एजुकेशन से तात्पर्य उस एजुकेशन से जो व्यक्ति को खुद को काबिल बनाए और उसके बाद उसके समाज को भी उसका फ़ायदा हो। सेकंड जो चीज़ है, मैं अपने उस 4 सूत्री फॉर्मूले पे वापस लौट के आता हूँ, तो वो है एडमिनिस्ट्रेशन। कि आप पढ़े लिखे हैं और इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि पढ़े लिखे लोगों पे अत्याचार नहीं होगा। हम आए दिन देखते हैं कि बहुत सारे पढ़े लिखे लोग भी यहाँ तक कि सरकारी कार्यालयों में उत्पीड़न की शिकार होते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, और गवर्नमेंट के पैरेलल में एक सत्ता का पूरा सिस्टम है जो पूरे देश को ऑपरेट करता है। तो आपके समाज के पास क्या उस स्तर का प्रतिनिधित्व है? अभी हालात ये है हमारे कि पिछले दिनों आरटीआई में एक सूचना सामने आई कि केंद्र सरकार के जो सचिवालय है उसमें जो 89 सचिव हैं, प्रधान सचिव वगैरह, उनमें से एससी का 1 है, एसटी का 1 है और ओबीसी के 0। तो अब उसमें आप नायक ढूंढ लीजिए, मेघवाल ढूंढ लीजिए कि एससी का 1 ही तो है, वो किस जाति का नायक होगा? मेघवाल होगा, बावरी होगा, चमार, सांसी, धान का क्या होगा? तो उस स्तर तक पहुंचने के लिए कि वहां आपका प्रतिनिधित्व हो, आपको क्या करना पड़ेगा? यही बात सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में जो प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर्स और असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं, उनमें देश के टॉप के 40 केंद्रीय विश्वविद्यालयों के 1125 प्रोफेसर्स में से ओबीसी के 0 हैं। एससी एसटी को भूल जाइए, ओबीसी के 0 प्रोफेसर्स। तो आप सोच लीजिए कि प्रशासनिक पद जो देश को प्रभावित करते हैं, चाहे वो शिक्षा के उच्च शिक्षण संस्थान हैं, चाहे नीति निर्माता लोग हैं, वहाँ आपकी प्रेजेंस क्या है? पूरे राजस्थान में घूमने के बाद आपको 2-4 चेहरे नज़र आएंगे जो आपके समाज से आईएएस जैसे पदों तक पहुँचे हैं। तो ऐसे में ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ हो जाती है, क्योंकि 1000 लोग जो बाहर सड़क पे बैठे हुए हमें न्याय दो, हमें इंसाफ दो, जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगा रहे होते हैं, उनसे बेहतर ऑफिस के अंदर बैठा हुआ एक आदमी है जो साइन करता है और उसके एक साइन से बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो आपको ज़रूरत 1000 हो हल्ला करने वाले लोगों की नहीं है, बल्कि वो बाहर खड़े हुए 1000 लोग कुर्सी पे अंदर बैठकर, उस ऑफिस में बैठकर साइन करने वाला एक आदमी पैदा कर लें, तो वो ज़्यादा भारी पड़ेगा 1000 लोगों पर। तो मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि एक ऐसा फ्रेमवर्क आप तैयार करें जिससे समाज की जो युवा पीढ़ी है वो प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल तो हो ही, और प्राथमिकता में प्रशासनिक सेवाओं में जाएं, उच्च पदों पे जाएं। ऐसे पद जो देश की शासन व्यवस्था को प्रभावित करते हैं, जो देश की नीतियों को प्रभावित करते हैं, तब कहीं सही मायने में समाज का भला हो सकेगा। ई मीन्स एजुकेशन, ए एडमिनिस्ट्रेशन। थर्ड चीज़ पे आता हूँ, पावर, शक्ति। किस चीज़ की पावर? पावर वो नहीं चाहिए कि हमें किसी से कुश्ती करनी है, पावर वो भी नहीं चाहिए कि आपको किसी पे हमला करना है, क्योंकि उस पावर के मामले में तो हम सब लोग बहुत एडवांस, आपके पास अनगिनत उदाहरण हैं पहाड़ों को तोड़ने वाले, नदियों को तैर कर पार करने वाले। लेकिन मैं जिस पावर की बात कर रहा हूँ वो 2-3 चीज़ें हैं। एक तो सोशल पावर है कि सामाजिक शक्ति कैसी आपकी। एक गांव ऐसा है जिसमें हमारे समाज के 500 घर हैं और अपने आप को अपर कहने वाले 100 कार्ड लोगों के उस कास्ट के 5 घर हैं, लेकिन फिर भी वो डोमिनेट करते हैं। इसका मतलब सामाजिक हैसियत के मामले में हम लोगों की काउंटिंग नहीं हो रही है। वो जो सामाजिक शक्ति हमें प्राप्त होनी चाहिए, जिसके दम पर कुछ गिने चुने लोग, गिनी चुनी जातियां राज करती रही देश पे, वो मनोबल, वो सामाजिक हैसियत हमारी जाति आज तक प्राप्त नहीं कर पाई। तो पावर का मतलब एक तो सोशल पावर से हैं जो आपके समाज के मनोबल को इतना ऊंचा उठा दें कि वो हर एक चीज़ का मुकाबला करने के लिए तैयार रहे। सेकंड पावर है इकोनॉमिक पावर, आर्थिक शक्ति। हमारे समाज में मुट्ठी भर उदाहरण नहीं मिलेंगे जहां आप ऊपर से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, देश के टॉप क्लास के बिजनेसमैन
और फिर बहुत नीचे आएंगे, बहुत नीचे आएंगे तो स्थानीय स्तर पे तो लोग मिल जाएंगे आपको जो छोटे मोटे बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन हम लोग चाहकर भी उस फ्रेम को नहीं तोड़ पाए हैं जो किसी जाति विशेष को व्यापार की अनुमति देता है, उसको छूट देता है और उसको अधिकार देता है कि वही पूरे मार्केट पे होल्ड करेगा। तो इकोनॉमिक पावर बेहद ज़रूरी है अगर आप वास्तव में समाज का उत्थान करना चाहते हैं, क्योंकि उसके बिना जब तक आपकी सोसाइटी जो है दूसरे लोगों पे आश्रित रहेगी तो स्वाभाविक सी बात है कि जब हम लोगों का, हमारे देहाती भाइयों का खासकर, जमींदारों के खेतों में जाना बंद नहीं कर पा रहे हैं तो फिर स्वाभाविक है कि उनके खेतों में उनके साथ शोषण भी होगा, अत्याचार भी होगा और वो तरह तरह की ज्यादतियों के शिकार भी होंगे। तो इकोनॉमिक पावर कैसे डेवलप हुई अलग विषय है, फिर कभी बात करेंगे, लेकिन इसकी ज़रूरत है सोसाइटी को। सोशल पावर, इकोनॉमिक पावर। थर्ड चीज़ है रिलीजियस पावर, धार्मिक शक्ति। क्या हमारे समाज के पास कोई एक ऐसी केंद्रीय शक्ति है जो धार्मिक रूप से समाज को एकीकृत करती हो, एकता के सूत्र में बांधती हो? मुझे नज़र नहीं आती, क्योंकि एक तो वो धर्म है जो 1901 की जनगणना के बाद, 1911 की जनगणना के बाद जब मुस्लिम लीग हावी होने लगी देश पे और ये लगने लगा कि अपने आप को हिंदू कहने वाले लोग अल्पसंख्यक हो जाएंगे, तो फिर वो जो निचली जातियां थी उनको भी हिंदू लिखना आरंभ कर दिया गया। उससे पहले कोई काउंटिंग नहीं करता था उनकी। तो एक तो वो जो जबरन थोपा हुआ धर्म है। दूसरा, बहुत सारे लोग जो है निचली जातियों का, उनका कन्वर्जन भी हुआ। जब मुस्लिम आए तो वो मुसलमान बन गए, जब ब्रिटिश सत्ता देश में आई तो वो ईसाई बन गए, ईसाई मिशनरीज के प्रभाव में। और 1956 में हम देखते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर के प्रभाव में हमारे समाज के लाखों लोग बुद्धिज्म की तरफ भी डाइवर्ट हुए। तो कौन सी एक सत्ता है जो हमारे समाज को धार्मिक रूप से एकीकृत कर सकती है? क्योंकि अपनी बहुत ही सुपरिचित किताब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर लिखते हैं कि धर्म जो है वो राजनीतिक सत्ता का स्रोत रहा है। अभी आप देखेंगे वर्तमान में जो सरकारें बन रही है, बिगड़ रही है, उनके पीछे भी धर्म जो है वो बहुत बड़ी पावर के रूप में उभर के सामने आया है। तो क्या आपकी सोसाइटी के पास कोई ऐसा सिस्टम है जो आपको धार्मिक रूप से एकीकृत करता हो, एक सूत्र में बांधता हो? और यदि नहीं है तो कौन सा हो सकता है जो आपको एक व्यापक जन समूह में परिवर्तित कर दे और आपको संगठित कर दे? उसको समझने की, उसको अपनाने की ज़रूरत भी हमें है। मैं किसी धर्म विशेष का पैरोकार होकर या किसी धर्म विशेष का विरोधी होकर ये बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन एक अध्ययनशील व्यक्ति होने के नाते मैं जिस चीज़ को नोट कर रहा हूँ वो आपसे साझा कर रहा हूँ कि धर्म अपने आप में एक बहुत बड़ी पावर है। और यदि हम अपने वर्तमान धर्म में बने रहें कि हम सब हिंदू हैं, तो क्या हिंदुओं के रूप में जो पिछले 100 साल से ज़्यादा समय हो चुका है, हम उस मेन स्ट्रीम के बीच में जाके अपने आप को स्थापित कर पाए कि हमें प्रतिनिधित्व मिले हिंदू होने के नाते या हिंदू होने की वजह से? तो वो नज़र नहीं आता कहीं पे। तो रिलीजियस पावर ज़रूरी है। अब कैसे हो, किस चीज़ की तरफ डाइवर्ट होने से हो, ये आप लोगों का व्यक्तिगत मसला है, आप तय कर लीजिएगा। लास्ट जो पावर है, सोशल पावर, इकोनॉमिक पावर, रिलीजियस पावर के बाद, वो है पॉलिटिकल पावर। और यहाँ 100 बातों की एक बात, गागर में सागर। बाबा साहब कहते हैं पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की विच कैन ओपन एवरी लॉक। तो वो राजनीतिक सत्ता ऐसी चाबी है जो हर एक ताले को खोल सकती है। अब राजनीतिक सत्ता का तात्पर्य भी मुझे जानकर बेहद हैरत होती है कि हमारे कुछ भाइयों ने पंच सरपंच बनने तक को पॉलिटिकल पावर समझ रखा है। हो सकता है कि शुरुआत यहाँ से होती हो, लेकिन पॉलिटिकल पावर बहुत ही अलग चीज़ है। और पिछले एक दशक पे आप नज़र डालेंगे, यदि देश की समकालीन परिस्थितियों की रीडिंग करेंगे, तो आप समझ जाएंगे कि सत्ताएं क्या क्या करती है, कैसे कैसे करती है। तो ज़रूरी है कि उस पावर तक पहुंचा जाए, लेकिन उससे पहले जो पहले की चीज़ें बताई मैंने पॉलिटिकल पावर से पहले, वो करना ज़रूरी है, क्योंकि उनके बिना पॉलिटिकल पावर तक अप्रोच आपकी नहीं हो सकती, नंबर एक। दूसरा, यदि आप वहाँ तक पहुँच भी जाते हैं तो वो परमानेंट नहीं होगी। यूपी में मायावती जी का एग्जाम्पल हमारे सामने है कि आप अल्पकाल के लिए तो चीज़ों को भुना सकते हैं, लेकिन स्थायी और दूरदर्शी लिहाज से वो चीज़ें उपयोगी सिद्ध नहीं होगी। यदि आप पिछले के स्टेप्स छोड़ देंगे,
सीधी पॉलिटिकल पावर या फिर सोशल पावर, एजुकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक पावर, उनके साथ फिर आप पॉलिटिकल पावर में आते हैं, तो वो ज़्यादा ज़रूरी और ज़्यादा टिकाऊ है। तो 3 चीज़ें हो गई है, फर्स्ट एजुकेशन, सेकंड एडमिनिस्ट्रेशन, थर्ड पावर। लास्ट जो चीज़ है वो मैं बताना चाहूँगा कि मीडिया है सही मायने में। मीडिया सच में पावरफुल चीज़ है इस दौर में, जहाँ हर आदमी 24 घंटे अपने आप को अपडेट रखना चाहता है, टीवी से चिपका रहता है, यूट्यूब पे भी उसके पास सबसे ज़्यादा न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब है। तो उस दौर में क्या आपकी सोसाइटी के पास कोई रवीश कुमार है जो हर रात 9 बजे किसी न्यूज़ चैनल के प्राइम टाइम में बैठकर आपकी समाज के सामने रख सके? क्या आपके पास भंवर मेघवंशी जैसा कोई स्वतंत्र पत्रकार है जो रखता है इतनी ताकत कि अंतर टिप्पणियों से, अपने आलेखों से किसी भी समस्या को राष्ट्रीय स्तर के अंतर्राष्ट्रीय देता है? क्या अशोक दास जैसे पत्रकार हैं जो दलित दस्तक या डिप्रेस्ड एक्सप्रेस जैसी पत्रिकाएं निकालकर समाज की समस्याओं को विश्वव्यापी बना देते हैं? और यदि नहीं हैं तो फिर आप किन के भरोसे उम्मीद करेंगे कि हमारे समाज की समस्याएं? देखिए, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है और मंचों से कहते रहते, विभिन्न साहित्यिक मंचों से हम कहते रहते हैं। एक बहुत ही टिपिकल सा एग्जाम्पल आपको बताऊं इसका। दिसंबर 2012 में जब दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था तो पूरे देश में कैंडल मार्च हो रहे थे। हमने भी भाग लिया, मैंने भी कविताएं लिखी निर्भया पे कुछ, और देश का हर एक बुद्धिजीवी आहत था। लेकिन एक उदाहरण था। अब इसके पैरेलल में एक आंकड़ा ये भी है कि प्रति सप्ताह 13 दलित महिलाओं के साथ बलात्कार होते हैं। तो क्या वो देश की बेटियां नहीं हैं? क्या वो देश की बहुएं नहीं हैं? क्या वो देश की माताएं नहीं हैं? उनकी तरफ किसका ध्यान जाएगा और कौन आगे आए उनकी समस्याएं रखने के लिए? हमारी हालत तो ऐसी है कि पुलिस स्टेशन तक में बलात्कार हो रहे हैं। अभी हम सब लोग गुजर के आए उस एपिसोड से। तो ऐसे विकट दौर में कौन से समाचार पत्रों से, कौन सा प्रिंट मीडिया है, कौन से न्यूज़ चैनल्स है जो आपकी समस्याओं को प्राथमिकता के साथ दिखा सके? और यदि नहीं है, बाबा साहब एक किताब में लिखते हैं कि भारत में कभी वोल्टेयर पैदा क्यों नहीं होता। तो ये बात हम सभी को खुद से भी पूछनी है कि हमारे समाज में रवीश कुमार या भंवर मेघवंशी पैदा क्यों नहीं होता? क्या फिर हम लोग इतने सेल्फ सेंटर्ड हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप्स में सूचनाओं को फॉरवर्ड करके और अपने कर्तव्यों को ख़त्म मान लें और ये सोच लें कि हमने किसी चूरू के सोनपाल सर में या फिर नागौर के किसी करनू गांव में हुई घटना को विश्वव्यापी बना दिया है? ऐसा नहीं होता। और अखबार की कटिंग्स जो एक दिन में दब के ख़त्म हो जाती है, कचरे का ढेर बन जाती है। क्या कोई एक आदमी ऐसा आया हमारे बीच में जो इस ढंग की पत्रकारिता कर पाता, जो आज तक समाज पे हुई घटनाओं की, दुर्घटनाओं की, अत्याचारों की या फिर उसकी उपलब्धियों पर एक किताब लिख सकता ठीक ढंग से कि आने वाली पीढ़ियां पढ़ सकती उसे? लेकिन ऐसा भी नहीं हो पा रहा। तो हमें चिंतन करने की ज़रूरत है कि वो जो मीडिया जिसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, उसमें हमारी सोसाइटी की भागीदारी क्या है, और यदि नहीं है तो वो पैदा कैसे होगी? ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। तो ये 4 चीज़ें हैं, मेरे ख्याल से इन पे काम कर लिया जाए तो कहीं कोई संभावनाएं बचती नहीं आपके बैकवर्ड रहने की। और यदि हम नहीं कर पाएंगे तो फिर अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग है। आलोचना करने का कोई फायदा, मानसिक रूप से जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं, आप पढ़ते जाते हैं, आपको लगता है कि जो आदमी जितना काम कर रहा है अच्छा ही कर रहा है, ठीक है। लेकिन अब व्यक्तिगत प्रयासों को सामूहिक प्रयासों में और संस्थागत प्रयासों में बदलने की ज़रूरत है। हाँ, ऐसा भी नहीं है कि किसी एक क्षेत्र विशेष की उपलब्धि, कुछ लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन उन्होंने जहाँ छोड़ दिया, अब उससे आगे बढ़ने की ज़रूरत है, उसे और आगे जाने की ज़रूरत है। और उनकी खामियों पे डिस्कशन करने की बजाय अब अच्छा क्या किया जा सकता है उसको करने की ज़रूरत है। मेरा ऐसा मानना है कि यदि हम ऐसा करेंगे तो ठीक रहेगा, हम सोसाइटी को एक अच्छी दिशा दे पाएंगे।
नहीं तो हम जैसे अपने से पीछे वाली पीढ़ियों को कोस रहे हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया, आने वाली पीढ़ियां फिर हमें कोसेगी कि हमने कुछ नहीं किया, और ये सिलसिला तो अनवरत चलता ही रहेगा। आपस में एक दूसरे को कोसते रहें, आपस में एक दूसरे को कोसते रहें, लेकिन इससे हासिल कुछ नहीं होगा। बनते डॉक्टर करुणाशील जी राहुल एक बहुत अच्छी बात कहते हैं कि यदि अंधेरे को ख़त्म करना है तो अंधेरा बहुत है, अंधेरा बहुत है, अंधेरा बहुत है, ऐसा कहने से अंधेरा ख़त्म नहीं होगा, बल्कि हमें प्रकाश की व्यवस्था करनी होगी, हमें मोमबत्ती की व्यवस्था करनी होगी। तो अब समाज के उन बुद्धिजीवी मित्रों से जो कुछ करने की हिम्मत रखते हैं और संसाधन संपन्न भी है, क्योंकि जो साथी खुद की रोटी के जुगाड़ में लगे हुए हैं वो शायद इन चीज़ों के लिए टाइम नहीं निकाल पाए, चाहते हुए भी कर नहीं पाए। तो जो लोग थोड़े से संपन्न हो गए हैं, सोसाइटी में जो एक मिडिल क्लास डेवलप हो गया है, उसकी जिम्मेदारी भी ज़्यादा है कि वो कुछ काम करे, आगे आए, अपनी लीड करें, और लीडिंग भी दूरदर्शिता के साथ हो, अच्छे अध्ययन के साथ आएँ, चीज़ों को समझ के आएँ, न कि तात्कालिक जोश में आएँ कि 6 महीने बाद हम फिर घर पे बैठ जाएं। तो ये 4 चीज़ें थी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी इन पे गौर करेंगे और जितना जिससे हो सकेगा इस दिशा में प्रयास करेंगे। अंतिम जो बात मुझे कहनी है वो ये है कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम दूसरों को उपदेश देते रह जाते हैं और हमारे कहने और करने में एक बहुत बड़ी खाई होती है, डिफरेंस रहता है। तो मैं चाहता हूं कि इस वक्त जो लाइव देख रहे हैं और इसके बाद भी जो देखेंगे, बल्कि आपके परिवार का, आपके समाज का प्रत्येक सदस्य है, मैं महाकारुणिक बुद्ध के पंचशील के जो सिद्धांत की जो 5 बातें हैं वो रिपीट करना चाहूँगा, और मैं व्यक्तिगत रूप से आप सभी से निवेदन करूँगा कि हो सके तो इन 5 बातों को अपने व्यवहार में उतारने का प्रयास करिएगा। हमारा समाज नहीं तो हमारा परिवार तो सुधर जाएगा। महाकारुणिक बुद्ध 5 बातें कहते हैं। पहली बात है कि मैं कभी भी बिना किसी वजह प्राणी हिंसा नहीं करूँगा, किसी जीव की हत्या नहीं करूँगा बेवजह। तो आप सभी से भी ऐसी गुजारिश है कि आप भी इस सिद्धांत का पालन करने का प्रयास करें। इसे किसी धर्म विशेष से जोड़ के न देखें, बल्कि जीवन जीने का एक महत्वपूर्ण सूत्र मानकर इसको फॉलो करें कि मैं कभी भी बेवजह किसी प्राणी की हत्या नहीं करूँगा। दूसरा है कि मैं कभी चोरी नहीं करूँगा, क्योंकि बहुत से मामलों में सामाजिक उत्पीड़न के जो शिकार लोग होते हैं, अभी हमने देखा कि पीछे एक मदन लाल मीणा करके एक बुजुर्ग को मोबाइल चोरी के इल्ज़ाम में पीट पीट कर मार दिया गया। और बहुत बार समाज में भी ऐसी घटनाएं सामने आती है कि कोई चोर तो था लेकिन उस दिन उसने चोरी नहीं की थी, उस पर शक किया गया और पीट दिया गया। लेकिन उस पर शक इस वजह से हुआ क्योंकि वो पहले चोरी की घटनाओं में लिप्त रहा था, और बाद में हमें इकट्ठा होना पड़ता है कि जी दलित अत्याचार हो गया, नायक पे अत्याचार हो गया, इस पे अत्याचार हो गया। तो चोरी नहीं करने का मतलब हम बिना पूछे किसी से उसकी चीज़ नहीं उठाएंगे, वस्तु नहीं लेंगे। तीसरी चीज़ है कि मैं व्यभिचार नहीं करने का संकल्प लेता हूँ, शिक्षा लेता हूँ, कभी व्यभिचार नहीं करूँगा। अपनी जीवन संगिनी के सिवाय दूसरी स्त्रियों को, दूसरी लड़कियों को बुरी नज़र से नहीं देखूँगा। चौथी जो चीज़ है वो है कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा, चुगली नहीं करूँगा, और मिलना भी कुछ नहीं है ऐसा करके आप करते रहें दिन भर भले ही। अंतिम बात है, और वो बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि सोसाइटी का इनकम का, क्योंकि इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट रहा हूँ, और अर्थशास्त्री जो है वो गरीबी का आंकलन करते हैं कि कोई आदमी जो है दिन में या महीने में, साल में कितने रुपए खर्च करता है, उस हिसाब से वो कैलकुलेट करते हैं कि आदमी अमीर है कि गरीब है। उपभोग का सिद्धांत कहते हैं उसे। तो उपभोग का जो सिद्धांत, अगर आप उसको, मैं 11वीं 12वीं में पढ़ते हुए सोचता था कि हमारा समाज जो है वो पैसे तो कमा रहा है, लेकिन उसको जो खर्च करने की दिशा है वो थोड़ी सी गलत है, भटकी हुई है। अब आप देखिए कि एक आदमी 3 बाद यदि 200 रुपये की शराब पी जाता है तो इसका मतलब उसने खर्च भी किया डायरेक्शन में। 5वां जो पंचशील में वो बहुत ही महत्वपूर्ण और वो पूर्ण है कि शराब पदार्थ, ये 5वां शील था। और ये 5 बातें यदि प्रत्येक व्यक्ति समाज का जीवन में उतार ले तो निश्चित रूप से समाज की बहुत सी समस्याएं खत्म हो सकती है। तो 5 बातें: कभी जीव हत्या नहीं करूँगा, कभी चोरी नहीं करूँगा, कभी व्यभिचार नहीं करूँगा, कभी झूठ नहीं बोलूँगा, और
किसी भी प्रकार अपने बहुत स्थान की